मित्रों, आज बड़े भारी मन से आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूं। यह बात मैं सदन में रखना चाहता था। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार की गई थी। आखिर हमारा अपराध क्या था? हमें बोलने नहीं दिया गया। सदन में लोकतंत्र की हत्या की गई, परंपराओं का गला घोंटा गया, संविधान को तार तार किया गया। अब प्रतिपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाता है, सत्ता पक्ष सहमति व्यक्त करता है, माननीय अध्यक्ष महोदय उसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद सदन में चर्चा प्रारंभ होती है। जब प्रतिपक्ष के कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष सहित हमने सबको बड़े ध्यान से सुना। किसी के भाषण में मैंने कभी कोई रोक टोक नहीं की, सारी बातें ध्यान से सुनी। मैं हर एक बात का उत्तर देना चाहता था। आरोप लगाए गए थे, आखिर निराधार आरोप, तथ्यहीन आरोप। सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। कीचड़ उछालने का काम कई दिनों से चल रहा था। कीचड़ सड़क पर भी उछाली गई, कीचड़ सदन में भी उछाली गई। एक वातावरण बनाया गया जैसे सरकार ने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दिया गया। हम हर एक बात का उत्तर देना चाहते थे, लेकिन सदन के नेता को सदन में नहीं बोलने देना, इससे बड़ा अलोकतांत्रिक कृत्य कोई हो नहीं सकता। और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि वो स्थगन लेके आए, हमने चर्चा स्वीकार की, उस चर्चा को पूरा ना होने देने का प्रयास केवल प्रतिपक्ष की तरफ से किया गया। आखिर हमें उत्तर देने का अधिकार है, हम उत्तर देना चाहते थे। ये क्या है व्यापम? मैंने कल भी कहा था, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। 20 जून को मुझे जानकारी मिली, एक गुमनाम पत्र मिला क्राइम ब्रांच इंदौर को। मेडिकल की भर्ती में कुछ गड़बड़ है, फर्जी छात्र बैठ रहे हैं। उसके पहले भी जानकारी मिली थी। 2009 में कुछ विधानसभा के पृष्ठ के माध्यम से हमने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जांच की थी, जांच के आधार पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन तब से हम सतर्क हो गए। और इसलिए इंदौर पुलिस ने जिनकी फर्जी जो परीक्षार्थी बैठ रहे थे उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद जांच की, मुझे बताया। मैंने कहा जांच करो, गहराई में जाओ। 2 लोगों के नाम थे उसमें। हमको और पूछताछ करो। और जब बाद में पता चला, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये घोटाला जिसको कह रहे हैं, व्यापम का मामला, गड़बड़ियों का मामला, ये कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं उठाया। ये किसी और ने हमें उठाने को नहीं कहा। ये मामला उठाया तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया, हमारे तंत्र ने उठाया। इतना बड़ा तंत्र गड़बड़ हो सकती है? लेकिन अच्छी सरकार वो है कि अगर कहीं गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ढूंढे और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे लगा कि ये छात्रों के साथ विश्वासघात है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सचमुच में मित्रों, आप मेरे साथी हैं, मैं तड़प गया। आप सब जानते हैं, अनेकों मेरे मंत्रिमंडल के सीनियर मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, सीनियर विधायक यहां बैठे हुए हैं। हमने भर्ती की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि ईमानदारी के आधार पर सिलेक्शन हो, और मेरा विश्वास था कि गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन इसके बाद गड़बड़ हुई, मुझे तकलीफ हुई, सरकार को तकलीफ हुई, और हमने तय किया कि एसटीएफ को मामला दिया जाए। ये जांच अगर चाहते तो होती नहीं, गड़बड़ी पता चलती नहीं। मामला कुछ छात्रों की गिरफ्तारी करके ही रफा दफा हो सकता था, लेकिन हम जड़ तक जाना चाहते थे। और हम ये चाहते थे कि जिसने गड़बड़ी की वो सजा पाए। हम ये चाहते थे कि सारा मामला सामने आए। हम ये चाहते थे कि फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिसमें और कहीं गड़बड़ी की कोई संभावना शेष ना रहे। कार्रवाई जो हुई सबके सामने, तथ्य कहीं मिले, प्रमाण कहीं मिले, कोई हो छोड़ा नहीं गया। एसटीएफ की जांच जारी है। जांच पर सवाल उठाए गए। यही कांग्रेस के मित्र माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने 14 याचिकाएं, जिनमें कहा गया था कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, 14 याचिकाएं थी। कल जब मैं कह रहा था तो वो मित्र हमारे कह रहे थे, तिवारी जी, कि ये तो वकील ने कहा है, वकील ने कहा है। मैं मुख्यमंत्री हूं, जो बोलता हूं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। वकील ने नहीं कहा था, ये न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि जांच प्रमाणिकता के साथ हो रही है। मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है,
उनके पैरे की बात की जा रही थी। जब हमारे एक साथी ने उठाया तो कहले पैरा बताओ, पैरा बताओ। हमने बताया पैरा 32। राज शासन ने प्रकरण की व्यापकता, जटिलता एवं संगठित आपराधिक ग्रोह की संलिप्तता को देखते हुए बिना समय गंवाए एसटीएफ को मामला दिया। एसटीएफ का गठन अनुभवी एवं स्वच्छ छवि के अधिकारियों से किया गया। एसटीएफ द्वारा बिना समय गंवाए जांच में कोई शिथिलता न बरतते हुए कार्रवाई की। पहला अपराध दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने उच्च अधिकारियों व नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। यदि एसटीएफ किसी के दबाव में कार्य कर रही होती तो बड़े अधिकारियों व नेताओं को बचाने के लिए वह जानकारी छुपा सकती थी। हम नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में यह बात है। एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर में राजनेताओं की संभावित संलिप्तता का उल्लेख एसटीएफ की स्वतंत्रता व निष्पक्षता का प्रमाण है। यदि एसटीएफ किसी के दबाव में काम कर रही होती तो ऐसा नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यू लेना एसटीएफ का मनोबल गिराएगा तथा बिना प्रमाण के उनकी सिंसेरिटी व ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, जिससे हमें बचना चाहिए। याचिकाकर्ताओं से उम्मीद थी, याचिकाकर्ता में कांग्रेस के मित्र शामिल थे, याचिकाकर्ताओं से उम्मीद थी कि वे कुछ ठोस परिस्थितियां सामने लाएंगे, परंतु उन्होंने वे बिंदु उठाए जो कल्पनाओं पर आधारित है। यह तर्क निराधार है कि चूंकि एसटीएफ राज शासन के अधीन है, इसलिए स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच नहीं होगी। सीबीआई भी केंद्र सरकार के अधीन है, स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं है। याचिकाकर्ता यह प्रमाणित करने में असफल रहे कि एसटीएफ का कोई भी अधिकारी तनिक भी राजनीतिक दबाव में या किसी उच्च अधिकारी से निर्देश ले रहा है। राज शासन ने एसटीएफ को मजबूत करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाई है तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष विवेचना के लिए पर्याप्त लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। प्रकरण पर समग्र रूप से विचार करते हुए हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग मेरिट विहीन है। ये याचिका जब दायर की गई उस पर फैसला। अब इसके बाद बात की जा रही है जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ। अब उच्च न्यायालय ने जब पूरा मामले को सुना, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, पूरी जांच उनकी देखरेख में हो रही है, फिर भी सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपने विधायक साथियों को, बहनों और भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मामला जांच का नहीं है। मामला तो ये है कि ऐसी गुब्बारे, एक व्यापम के गुब्बारे में ऐसी आरोपों की हवा भर दो कि चारों तरफ ये दिखाई दे कि कोई बहुत बड़ा घपला और घोटाला हो गया, कोई बहुत बड़ा घोटाला। कल मेरे मंत्री साथियों ने बताया था कि कुल मिला के जो भर्ती की परीक्षाएं हैं, उन भर्ती की परीक्षाओं में जो लाखों की संख्या में हुई है, उन भर्तियों की परीक्षाओं में 299 मामले ऐसे हैं, 299 मामले कि जिनमें गड़बड़ी पाई गई है। हमने देखा भर्ती की परीक्षाओं में अब 3,42,000 से ज्यादा भर्तियां हुई है। उन भर्तियों में से संदिग्ध पाई गई भर्तियां हैं केवल 228। 228 एक भी होती मुझे संतोष नहीं होता, मुझे तकलीफ होती। एक भी गड़बड़ है तो गड़बड़ है, हम एक भी गड़बड़ सहन नहीं करेंगे। लेकिन 228 हुई, जांच चल रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं। अब उसके बाद जब जांच लगभग पूरी होने की थी और तब जब लगा कि अब गुब्बारा फटने वाला है, तो झूठे आरोप लगाए जाने लगे, निराधार आरोप लगाए जाने लगे, परिवार को घसीटने की कोशिश की गई, बेबुनियाद आरोप लगाए गए, कमर के नीचे वार किए गए। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में वातावरण बना दिया गया कि जैसे मुख्यमंत्री परिवार कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों से, हाथ कंगन को आरसी क्या, सत्य के सूरज को कभी असत्य के बादलों में लंबे समय तक छुपा कर रखा नहीं जा सकता। सूरज पे अगर थूकने की कोई कोशिश करेंगे तो परिणाम उनको मालूम है क्या उसका होता है। मैं मन से व्यथित हुआ, मुझे तकलीफ और वेदना हुई। आरोप में तथ्य होते कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या परिवार पे आरोप लगाए जाएंगे, निराधार आरोप। माहौल ये बनाया जाएगा कि जैसे कोई गड़बड़ है। व्यथित मन से कल भी मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद और आगे बढ़ गए। एक आरोप झूठा,
एक भी उदाहरण, आज मैं फिर कहता हूं चुनौती देके, एक भी उदाहरण दे दे, एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो हम संन्यास ले लेंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी जोर दे के दोहराने का काम कर रहा हूं, आज भी जोर दे के दोहराता हूं। कोई दस्तावेज है, कोई प्रमाण है? अगर है तो कहां छुपा के बैठे हो? जाओ सामने लेके आओ। कॉल डिटेल्स, पता नहीं कॉल डिटेल कहां का, कौन से कॉल और कौन सा डिटेल? कहने लगे मामा है एक मामा। अब मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैंने कहा मामा, मेरे तो एक ही मामा थे। हाँ मामा है, मामा के बेटे ने फोन कर दिए। अब मेरे मामा के स्वर्गवास को 8 साल हो गए, 8 साल पहले वो गुजर चुके हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की, मैं मन से व्यथित हुआ। और मित्रों केवल इतना ही नहीं, इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लपेटने की कोशिश की। हम भी संघ के स्वयंसेवक हैं। देशभक्ति का पाठ, कर्मठशीलता का पाठ, ईमानदारी का पाठ, परिश्रमशीलता का पाठ अगर हमने किसी से सीखा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखने का काम किया है। देशभक्ति का परिवार है संघ, देशभक्ति का पर्याय है संघ। आरोप लगाए गए, तपोनिष्ठ जीवन जिन्हें अपना अर्पित कर दिया भारत माता के चरणों में, जीवन के एक एक क्षण को जिनने भारत के पुनर्निर्माण में लगा दिया, जनता की सेवा में लगा दिया, स्वर्गवास हो गया। उनका नाम लेने की साजिश कांग्रेस ने की और जिसकी बात कर रहे थे इंटरव्यू के पहले उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गीय सुदर्शन जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सचमुच में उद्भट विद्वान थे, उद्भट विद्वान, पूरा जीवन त्याग और तपस्या से भरा हुआ। आदरणीय सुरेश सोनी जी के ऊपर आरोप लगाए गए। ये आरोप क्यों? इसलिए कि मामले को भटकाने की कोशिश की गई, मामले को भटकाने की कोशिश की गई। असली मुद्दे पे ना आ जाएं, व्यापम तो समाप्त हो जाएगा, फिर कोई मुद्दा बचेगा नहीं। लेकिन इससे भी आगे एक बात और थी कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बना तीसरी बार, पच नहीं रहा, सहन नहीं हो रहा, इसलिए और भ्रम फैलाओ, आरोप लगाओ। जगह जगह कहा गया, वातावरण हाईकमान ने कहा। कल आपने देखा नहीं, लंच के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता आके बैठ गए, कोई इधर उधर नहीं चला जाए, सारे इकट्ठे रहो, भाग मत जाना, मौका मिला है। दिल्ली से श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्रीमान राहुल गांधी जी निर्देशित कर रहे हैं, यहाँ के सारे नेता बैठे। हम तो कहना चाहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, अरे आना है तो खुद आके बैठ जाओ, राहुल बाबा को भिजवा दो। ये राजनीति है क्या? ये राजनीति है क्या? आरोप लगाओ, तीसरा विकेट गिराना है, तीसरा विकेट गिराना है, तीसरा विकेट गिराना है। अरे मैं क्या विकेट हूं? मैं अंगद का पांव हूं, जम गया है, ऐसे नहीं हिलेंगे। पूरे मामले को बदलने की कोशिश की गई और जिस ढंग से आरोप लगाए गए उससे तो लगा कि मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश प्रतिपक्ष के मित्र कर रहे हैं। आज मैं अब आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। अरे भर्तियों में घोटाले कांग्रेस के जमाने में कितने होते थे मित्रों, मैं आश्चर्यचकित रह गया। हैंडपंप मैकेनिक शिक्षक बना दिए गए, हैंडपंप मैकेनिक। मेरे पास वो सारी नोट सीट पूर्व मुख्यमंत्री जी की रखी हुई है। हैंडपंप मैकेनिक है, समस्त नियमों को सतल करो और शिथिल करके इनको शिक्षक बना दो। अत्यंत गरीब है और इसलिए नियमों को शिथिल करके इनको शासकीय सेवा में भर्ती किया जाता है। एक नहीं, ऐसी अनेकों नोट सीट हमारे पास उपलब्ध है। ये कांग्रेस करती थी। क्या भर्ती की प्रक्रिया थी कांग्रेस के जमाने में? जिसको मन में आए नौकरी दे दो। सिगरेट की पन्नी पे लिख लिख के कल मेरे साथियों ने कहा था, सबने पन्नी पे लिखो और नौकरी दे दो। कितनी नौकरियां ऐसी दी गई। कांग्रेस से हम हिसाब चाहते हैं, हम जवाब भी चाहते हैं। जिसको मन में आया अंधा बातें रेवड़ी और चीन चीन के दे, तू ले जा, ले आओ और ले जा, पैसा ले आओ, आर्डर ले जाओ। ये कांग्रेस के जमाने में होता था। भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई नियम नहीं थे, एक नहीं अनेकों भर्तियां। और ऐसे घोटाले भी हुए कि 6 महीने के लिए पहले नियुक्त कर लिए गए और 6 महीने नियुक्त करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए और बाद में फिर प्रतिनियुक्ति पे दूसरे विभाग में भेज दिए गए। संविलियन हो गया और नौकरी परमानेंट हो गई। परमानेंट नौकरियां बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी प्रक्रिया के। कितनी नौकरियां ऐसी है जो कांग्रेस ने अपने जमाने में दिए। हमसे सवाल कर रहे थे, हमसे ये कहा जा रहा था, हमसे ये पूछा जा रहा था, हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे
कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। और इस सरकार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए मध्य प्रदेश के नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। हमने कहा कि जहां गड़बड़ हुई हमने कार्रवाई की, कोई दूसरा आया था क्या कार्रवाई करने के लिए? लेकिन तुमने क्या किया? कल सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस की भर्ती, फिजिकल रोक दिया। फिजिकल में क्या होता था मेरे विधायक बहनों और भाइयों? फिजिकल लाखों बच्चे आते थे, आरक्षक की परीक्षा लाखों चले आ रहे हैं, नपाई हो रही सबकी, नापने में हफ्ते हफ्ते नपाई में लगते थे। ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, सीना कितना है, फुलाओ। अब नापने वाले कौन है? नापने वाले वहीं के साधारण जो कर्मचारी होते थे। अब कोई कम नाप दे, कोई ज़्यादा नाप दे, कोई ऊंचा बता दे, कोई नीचा बता दे, कोई सीना फूला है बता दे, कोई सीना फूला है नहीं बता दे। रोज खबरें आती थी कि गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। कौन भर्ती करते थे? एसपी स्तर के अधिकारी भर्ती कर रहे हैं, और एसपी स्तर के प्रश्न पत्र बन के जाते थे, सब जिलों में जाते थे। अनेकों गड़बड़ों की शिकायत आती थी। और क्या ये झूठ है? कांग्रेस के मित्र अंतरात्मा पे हाथ रख के बताएं, क्या सिफारिशें नहीं जाती थी? क्या सूचियां नहीं भेजी जाती थी? उनके जमाने में ये होता था, और होता था इसलिए भर्ती निष्पक्ष नहीं हो पाती थी। हमने किया, हम बताना चाहते हैं। हमने कहा ट्रांसपेरेंट भर्तियां होना चाहिए, हमने कहा भर्ती के नियम और प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। हमारे पूर्व गृह मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, उमाशंकर गुप्ता जी, हमने तय किया सब लोगों ने मिलके कि अब जैसे यूपीएससी की परीक्षा में होता है, यूपीएससी की जब परीक्षा होती है तो पहले परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद जो परिणाम आते हैं उस परिणाम के बाद हमने तय किया 5 गुने संख्या निकाल के फिर फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट में क्या होगा? पहले तो भाला फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, और नापने में निकाल दो बाहर, जिसका करना उसकी सही, जिसका करना उसकी नहीं सही। और जब दौड़ होती थी, दौड़ तो वो स्टॉप बाच रहती थी, स्टॉप बाच। अब जब दबाना दबा दो, जब बंद करना बंद कर दो। कई तरह की शिकायत आती थी। हमने अगर फिजिकल कराया तो पांव पे आरएफ टैग बांध दिया। और आरएफ टैग का मतलब क्या है? वो दौड़ेगा, स्पीड पता चलेगी कंप्यूटर में, कंप्यूटराइज होता चला जाएगा, और दौड़ पूरी होगी तो कंप्यूटर से एक पर्ची निकल आएगी कि आपकी स्पीड इतनी थी, तत्काल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। नाप तौल में कोई बेईमानी नहीं हो सकती। ये इंतजाम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये इंतजाम किया तो हमने किया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का हमने काम किया, पूरी प्रक्रिया की हमने वीडियोग्राफी कराई ताकि कोई बेईमानी ना कर सके, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। हमने पुलिस की भर्तियों को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। अब अगर बीच में कहीं सिस्टम से किसी ने छेड़छाड़ की, अगर वो छेड़छाड़ की तो वो इसलिए पकड़ में आ गई कि हमने व्यवस्था वैसी बनाएगी कि कोई छेड़ेगा तो वो छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, पता चल जाएगा। इनके जमाने में तो कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं। एक कनिष्ठ चयन सेवा बोर्ड था, उसको भी 96 में भंग कर दिया गया। छोटा मोटा पर्दा था, वो पर्दा भी ना रह जाए और खुला खेल फरुखाबादी खेल पाए, इसलिए उस व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम कर दिया। अब भर्ती करनी कैसी? उनका भर्ती करनी है उनके जमाने में। कल बात आई थी पटवारियों की भर्ती की, मैं बताना चाहता हूँ पटवारी की भर्ती में क्या होता था। कलेक्टर पटवारी की भर्ती करते थे, शुद्ध रूप से कलेक्टर। अब कलेक्टर पटवारी की भर्ती कर रहे हैं, पेपर वहीं सेट हो रहे हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर उस काम में लग गए हैं, एडिशनल कलेक्टर को इस काम में लगा दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता था? उसके बाद जैसा चाहो, जिसका चाहो उसका सिलेक्शन हो जाता था, कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी। हमने पटवारियों की भर्ती में क्या किया? हमने पटवारियों की भर्ती ऑनलाइन। कोई मित्र कल विधायक कह रहा था कि वो तो पटवारियों की परीक्षा भी व्यापम से हो गई, उसमें व्यापक गड़बड़ी हो गई। ऑनलाइन परीक्षा हुई, और ऑनलाइन परीक्षा में एक कक्ष में सारे परीक्षार्थी बैठाए गए, सामने कंप्यूटर था, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते थे प्रश्न ABCD। एक प्रश्न आता था, उसका उत्तर टिक करना होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD। अब जिसको टिक करना टिक कर दो, और दूसरे कंप्यूटर पे जो प्रश्न उभरता था वो पहले कंप्यूटर में नहीं होता था, वहां दूसरे कंप्यूटर पे होता था, और रिजल्ट तत्काल कंप्यूटर रिजल्ट उगल देता था और सही सिलेक्शन हो जाता था। एक भी शिकायत उस ऑनलाइन भर्ती में आज तक एक भी शिकायत नहीं आई। एक ऐसी भर्तियां नहीं, MP ऑनलाइन के माध्यम से एक नहीं कई भर्तियां हमने करने का प्रयास किया। हमने केवल इतने ही नहीं किया,
हमने कई तरह की प्रक्रियाओं को हमने तय किया। शिक्षाकर्मी की भर्तियों में क्या हुआ था उस समय सब जानते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, शिक्षा समिति, कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रोग्राम, कोई प्रक्रिया बनाने का काम ही नहीं किया, कोई परीक्षा नहीं। आओ, इंटरव्यू दो, ऑर्डर लो और चले जाओ। ये अंधेरगर्दी कौन ना मचाई थी? ये अंधेरगर्दी अगर मध्य प्रदेश में मचाने वाली कोई थी तो केवल कांग्रेस की सरकार थी, केवल कांग्रेस की सरकार थी। अगर हमने संविदा शिक्षक की परीक्षा की तो हमने क्या गलत करने का काम किया? अगर खिलवाड़ किया था तो कांग्रेस ने किया था लाखों लाख छात्रों के भविष्य से। अरे हमने तो केवल इतने नहीं छोड़ा, हम और आगे बढ़े। अलग अलग परीक्षाओं में हमने कोशिश की, हमने प्रयास किया। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती होनी, पहले ग्राम सभा भर्ती कर जाए। ग्राम सभा में कैसे भर्ती होती थी, रजिस्टर पे कैसे कई जगह दस्तखत हो जाते थे, उसके कई गलत उदाहरण मिले। लेकिन अपन ने मेरिट के आधार पर कर दी। जो सबसे ज्यादा जिसके अंक मेरिट के आधार पर वांछित परीक्षा में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। गोपाल भार्गव जी यहाँ बैठे, रोजगार सहायक, हमने ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया बनाई। हमने तय किया कि भैया मेरिट में जिसके स्नातक की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर है वो हमारा रोजगार सहायक बन जाएगा। हमने पूरी भर्तियों की इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम किया। ये गर्व के साथ शिवराज सिंह चौहान कहता है। मैं एक एक उदाहरण दे सकता हूं, एक नहीं अनेकों। वन रक्षक की परीक्षाएं हुई, पुलिसकर्मी की परीक्षाएं हुई, बिजली के कर्मचारियों की परीक्षा हुई, संविदा कर्मचारियों की परीक्षा हुई। 3,58,490 भर्तियां हमारी नियुक्तियां हुई। और मैंने बताया उनमें से गड़बड़ कितनी पाई गई। क्या एक ऐसा महा घोटाला है? मैं कहना चाहता हूं मित्रों, एक नहीं अनेकों प्रयास तब और अब की भर्तियों में, उनके समय जो होता था उसमें और आज हमने करने की कोशिश की गई। लेकिन उस पर भी कई तरह के सवाल उठाने का काम किया गया। हमने तय किया कि इन भर्तियों में कहीं से भी कोई दिक्कत और गड़बड़ ना हो पाए। नगर विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और नगर सुधार न्यायों में उनके जमाने में कैसे नियुक्ति होती थी? उनके समय में तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियुक्तियां स्वयं अध्यक्ष ही कर लेते थे, उन्हीं को अधिकार दे दिया। कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, जिसको चाहो भर लो। इसके बाद द्वितीय, प्रथम और द्वितीय की नियुक्ति तो वो कर लेते थे, लेकिन इसके बाद अगर प्रथम और द्वितीय की जो नियुक्ति होती थी, तृतीय और चतुर्थ की वो करते थे, प्रथम और द्वितीय की बोर्ड के अनुमोदन से कर लेते थे। उसमें ना तो आयु, ना भारतीय, उसमें बाकी चीज, इसका किसी चीज का ध्यान ही नहीं रखा गया था। ऐसी सारी भर्तियों की प्रक्रिया हमने बंद करने का काम किया। MBBS की परीक्षा पहले 1997 में PMT में आवेदन पत्र में लगाए गए फोटो मात्र राजपत्रित अधिकारी या प्राचार्यों द्वारा अभिप्रमाणित करने का प्रावधान था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया। 98 में PAT की परीक्षाओं में नियमों में राजपत्रित अधिकार फोटो का अभिप्रमाणित करने की प्रक्रिया को, अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। एडमिट कार्ड और रोल नंबर पहले डाक से भेजे जाते थे, उनके मिलने की गारंटी नहीं थी। हमने MBBS और BDS प्रवेश परीक्षा में 205 से व्यापक संशोधन किए। परीक्षा प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया। सभी छात्रों को TSC एवं रोल नंबर इत्यादि ऑनलाइन मिलने लगे। 2012 से बायोमेट्रिक से अंगूठे का निशान लेना प्रारंभ किया। और अब तो हमने ये तय कर दिया है 2014 में MBBS में प्रवेश ऑल इंडिया प्रवेश परीक्षा से किया जाएगा, ताकि गड़बड़ की कोई संभावना किसी भी हालत में ना रहे। केंद्रीकृत काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की, जिससे दस्तावेज, परीक्षण फीस इत्यादि जमा करना आसान हुआ। हमने आवेदकों को सीट आवंटित करने की, मूल दस्तावेज और पूरी फीस जमा की। सीट लिविंग बॉन्ड व्यवस्था लागू की, जिससे सीटों के ब्लॉक करने की प्रवृत्ति रुके। अनेकों चीज हमने की और अब भी हम तय कर रहे हैं कि बाकी और कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए व्यापम की संपूर्ण रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और नया व्यापम अधिनियम लाया जाएगा। हमारी कोशिश है कि विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाए। ऑनलाइन परीक्षाओं का विस्तार, जो मैंने पटवारी परीक्षा के बारे में बताया था, उन परीक्षाओं का विस्तार प्रतियोगी परीक्षाओं की वो किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की रिकास्टिंग की जाएगी। और हम लोगों ने ऐसी अनेकों व्यवस्था करने का फैसला किया है। मैंने और भी सलाह मांगी है, जहां जहां जो आवश्यक व्यवस्था करना होगी वो सारी व्यवस्था हम बनाने का काम करेंगे, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ की संभावनाएं शेष ना रह जाए। मैं मित्रों केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आरोप लगाना आसान है, बिना तथ्यों के
लेकिन सरकार की प्रामाणिकता पे आरोप लगाने की यह कोशिश की गई। मैं जो आज बताने की कोशिश कर रहा था कि उनके जमाने में व्यापक भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाने का काम किया। हमको क्यों व्यापम अधिनियम बनाना पड़ा? व्यापम क्यों बनाया? व्यापम को क्यों मजबूत किया? व्यापम इसलिए बनाया कि तुम्हारे जमाने में पूरी दाल ही काली थी, कुछ शेष ही नहीं रहता था, इसलिए एक अधिनियम बनाया, एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में छोटी मोटी गड़बड़ी पाई तो उस गड़बड़ी को ठीक करने का हम काम कर रहे हैं, और अगर गड़बड़ करने वाले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य ये नहीं था। जब एक एक करके उनके जमाने के मामले हम सामने लाने लगे, और मैं कहना चाहता हूं ये मामले सामने आए, ये मामले गंभीर हैं, इन मामलों पे गंभीरता से कार्रवाई होगी। कल उन्होंने एक नाम का कहा था, फलाने इस नाम को बताओ कहां का था, नंबर भी बताया, मैंने वो नाम ढूंढा, वो नाम रीवा जिले का मिला। ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, चेहरे पे पूरा आत्मविश्वास लेके कि बिल्कुल जैसे सच ही बोल रहे हो, लेकिन कभी मैंने उनके मुंह से सच उगलता हुआ नहीं देखा। कुछ तो भी अब आज जिस ढंग से किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है सचमुच में। और इसलिए जब एक एक करके ये काले कारनामे हम सामने लाने लगे तो काले कपड़े पहन के आ गए। ये कोई तरीका है क्या? काले कपड़े पहन के सामने आ गए। कल जब हमने आरोप लगाना शुरू किया, उत्तर देना शुरू किया, और जब उनकी तरफ उंगली उठी तो बेंच से उठ के नीचे बैठ गए। अब ये कोई तरीका होता है? तरीका ये होता कि हमारी बात पूरी सुनी जाती, तरीका ये होता कि उसके बाद अगर कोई सवाल था तो वो सवाल उठाया जाता, लेकिन केवल सदन की चर्चा को बाधित करने का काम किया गया। मैं वो सारे तथ्य और जो सारी बातें जो ने की थी उसका सिलसिलेवार जवाब देना चाहता था, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि अब गड़बड़ जो हुई है उस पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन ये गड़बड़ें जो मिली है ये बहुत भयानक हैं। पूरे सिस्टम को इन्हें खोखला करने का काम किया है, लाखों नौजवानों का भविष्य चौपट करने का काम किया है। इन गड़बड़ों की भी जांच हर हालत में की जाएगी, रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इनको लगता था पहले कि दुबला पतला है, ये क्या सरकार चलाएगा। अब गया तब गया, पहली बार गया तो दूसरी बार आ गया, दोबारा गया तो तीसरी बार आ गया, अब तीसरी बार फिर सहन नहीं हो रहा, लगता है कि ये तो और गड़बड़ हो जाएगी। अरे हमें मध्य प्रदेश का विकास दिखती है, प्रगति दिखती है, मध्य प्रदेश की समृद्धि दिखती है। और मैं विधायक साथियों से कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हमने मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास का एक पूरा रोड मैप बनाया है। हमने विजन डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया है। यह जो बजट हमारा आया है विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आया है, और उस विजन डॉक्यूमेंट को हम पूरा करेंगे। यह हमारा संकल्प है, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाएंगे। यह हमारा सपना है कि मध्य प्रदेश के नौजवानों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे। महिला सशक्तिकरण का काम होगा, पानी बिजली सड़क का इंतजाम किया है, लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे हम ध्यान दे रहे हैं, हर बच्चा स्कूल जाए, यह हमारा अभियान है। एक नहीं अनेकों संकल्प और सपने हमारे, हम उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अपने आप को झोंक के काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं, वो इस प्रगति को बाधित करना चाहते हैं, वो ऐन के इन प्रकार हमारे विकास के मार्ग में रोड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। हम सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन अगर दुष्टता कोई कर रहा है तो विकास के लिए दुष्टों के खिलाफ वज्र से ज्यादा कठोर भी बन के हम दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के विकास को कोई बाधित नहीं कर पाएगा। इसलिए आरोप लगाने वाले लगाते रहें, हमें उनकी चिंता और परवाह नहीं है। हमें चिंता है तो सिर्फ मध्य प्रदेश की प्रगति की, मध्य प्रदेश की विकास की, मध्य प्रदेश के जनता के कल्याण की। और हम वो काम करते हुए लगातार आगे बढ़ेंगे। इनकी नारेबाजी से, इनकी इस तरह की हरकतों से कोई हम डरने वाले नहीं है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये पंक्तियां माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और इसलिए मित्रों, हार मानने का सवाल ही नहीं है। चर्चा नहीं होने दी, हमने सदन के पटल पर रख दी, लेकिन अब इस चर्चा को जनता के बीच भी रखा जाएगा, इन सच्चाइयों को उजागर किया जाएगा। तब क्या होता था वो बताया जाएगा, और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में पूरी क्षमता से हम लोग जुट के आप सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की पांत में खड़ा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। यह हमारा संकल्प है, और मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग मिलेगा।
आप सब ने उत्सुकता प्रकट की थी कि वहां नहीं हुआ तो यहाँ कुछ बता दें। अब वो सूचियां तो बहुत लंबी लंबी है, जहां जरूरत होगी अब तो जांच ही होगी, वहां इसको बताया जाएगा। हमारी आपत्ति यहां से शुरू हुई जहां पर उन्होंने 1995 के दस्तावेज दिखाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम लिया, तत्कालीन स्पीकर का नाम लिया, वहीं हम खड़े हुए और हमने आपत्ति की। और आपत्ति भी इसलिए की कि मुख्यमंत्री न केवल सदन के नेता हैं, इस प्रदेश के तंत्र के मुखिया हैं। वो जब बात कुछ कहते हैं तो उसमें वजन होता है। वो जब बात कहेंगे, वो कोई दस्तावेज रखेंगे तो उसमें तथ्य होंगे और दम होगी। मुख्यमंत्री ने दस्तावेज प्रकट किए, तब हमने उनसे निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर आरोप हैं, और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जो लगाए, हमारे दल के सदस्यों ने लगाए, हमारे प्रवक्ता ने सदन के बाहर लगाए, और आप सदन के अंदर लगा रहे हैं हमारे दल के नेताओं के ऊपर, हमारी पुरानी सरकार पे। हमारी प्रार्थना है कि इन तीनों चीजों को आप सीबीआई की जांच सौंप दीजिए। हम आपका भाषण सुनने को तैयार हैं, और अगर आप इन तीनों की जांच सीबीआई को नहीं सौंपते हैं तो फिर हम सदन में धरना देंगे। और उसके बाद ही हमारे सदस्य गर्भगृह में जाना शुरू किए। मित्रों, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, हमारे दल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, हमारी आरोप लग रहे हैं, तो हम हमारे लिए तो सीबीआई जांच मांग कर सकते हैं मुख्यमंत्री से। हमने आज भी उनसे कहा कि हम पूरा तैयार हैं, आप 1 घंटे नहीं बोलना, 1.25 घंटे बोलना, पूरा सुनेंगे, लेकिन आप पहले इतनी सी घोषणा कर दीजिए कि जो आरोप आपने लगाए हैं, जो आरोप हमने लगाए हैं, उनकी जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं हो रहे हैं। अब वो अंगद का पैर हैं कि वो विकेट हैं कि वो श्री शिवराज सिंह हैं, जी हमें पता नहीं इन तीनों के बीच में। हम तो शिवराज सिंह जानते थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं विकेट नहीं हूं। तो हो सकता है विकेट नहीं हूं, अंगद का पैर होंगे तो वो भी नहीं कह सकते अंगद का पैर होंगे। वो जो भगवान उन्हें खुश रखे, और बड़े सज्जन व्यक्ति गुस्सा नहीं आती, उन्हें गुस्सा हमको देती थी। आज वो थोड़े विचलित दिखे। इतनी बात हमने की और इतनी सी बात के लिए पूरे दिन उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था कि मैं अपना भाषण दे के रहूंगा।